नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है और इस सीरीज़ में हम अभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो तीसरा सेट है हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग जो है यह चूहों को मारने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है, जबकि जिंक क्लोराइड का उपयोग फर्नीचर को दीमक से बचाने के लिए किया जाता है। और सोडियम नाइट्रेट जो है यह एक उर्वरक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट जो है यह विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है और कैंडेला जो है यह प्रदीप्त तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है जिसे। 53 क्वेश्चन। न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है? तो हम जानते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम जो है उसके अनुसार कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति में रहेगी, और अगर स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसे जड़त्व का नियम भी कह दिया जाता है। साथ ही इस नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने परिभाषित किया था, तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी, न्यूटन की गति का नियम। और क्या कहलाता है? तो गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों कहलाता है। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संचरण के लिए विशेष रूप से आवश्यक ऊतकों से युक्त नहीं है? कौन सा पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संचरण के लिए विशेष रूप से आवश्यक ऊतकों से युक्त नहीं है? आंसर होगा ये मोर्सेंसिया। आंसर हो जाएगा मोर्सेंसिया। मोर्सेंसिया ब्रायोफाइट्स समूह से संबंधित है। ब्रायोफाइट्स पौधे सामान्य अंगों की सतह के माध्यम से पानी अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी संरचना बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? पौधे की कौन सी संरचना जो है बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा सी, रंध्र। रंध्र छोटे खुले हुए छिद्र होते हैं जो श्वसन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जलवाष्प भी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से एक प्रक्रिया में वायुमंडल में आती है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित लोग, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक रोग है, इससे पीड़ित लोग बहुत कम खाते हैं और वजन बढ़ने का डर इन्हें बना रहता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का विकार है जिसके लक्षण अत्यंत खाद्य प्रतिबंध, मतलब खाने पर प्रतिबंध लगाना, खाने की अनुचित आदतें या तरीके, दुबले होने का जुनून और वजन बढ़ने का अत्यधिक डर इसमें शामिल होता है। तो ये लोग बहुत कम खाते हैं और वजन बढ़ने का डर हमेशा बना रहता है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वसा कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। वसा जो होती है कोशिका झिल्ली, वसा की आवश्यकता सभी प्रकार की झिल्ली में बनाने में पड़ती है। वसा फॉस्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होती है। चलिए अगला देखेंगे। वसा शरीर को भोजन से कैल्शियम प्राप्त करने में मदद करती है। नहीं। वसा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक है। नहीं। शरीर वसा के रूप में उतनी जल्दी उत्सर्जित नहीं कर पाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 58 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शरीर वसा के रूप में उतनी जल्दी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता जितने कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारे कौन कौन से फैक्ट ठीक हो जाते हैं? अब देखिए, पहला और चौथा। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा 1 तथा 4। दोबारा से देख लेते हैं। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वसा कोशिका झिल्ली, वसा सभी प्रकार की झिल्लियों के निर्माण में आवश्यक होती है और शरीर वसा के रूप में उतनी जल्दी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पैरों के 3 जोड़े वाला जानवर चुनिए। पैरों के 3 जोड़े अर्थात जिसके 6 पैर होते हैं। 59 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मकड़ी। खटमल। क्या आंसर होगा? ए, सी, खटमल। खटमल के 3 पैर होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के सभी सूक्ष्मजीवों के 3 पैर होते हैं। दिए गए विकल्पों में केवल खटमल सूक्ष्मजीवों के इस वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? अमनियोन में द्रव्य होता है और अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता किया जा सकता है। देखिए, तो हमारा 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। कौन सा सत्य है? तो दोनों, 1 तथा 2 दोनों। अमनियोन में द्रव्य होता है और अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता किया जा सकता है। एमनियोन भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ से भरी हुई एक झिल्ली होती है और भ्रूण का लिंग गर्भ धारण करने के 11 सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड द्वारा पता किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी जो है हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी होती है? 61 क्वेश्चन। कैल्शियम की कमी से हड्डियों संबंधित विकार हो जाते हैं क्योंकि हड्डी कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 61 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एक जंगल में वोल्स और वुडलाउस जैसे जानवर क्रमशः पेड़ की छालों और छाल से भोजन प्राप्त करते हैं। अन्य मांसाहारियों में से लोमड़ी, खरकसा और उल्लू उसी जंगल में उपस्थित हैं। उस जंगल में घूमने वाले समीक्षकों ने निम्नलिखित पूर्व कथन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि पेड़ की जड़ों में कोई बीमारी हो जाए तो वोल्स और लोमड़ियाँ भूखे मर जाएंगे, लेकिन उल्लू नहीं। यहाँ पूछा गया है, पूर्व कथन दिए गए हैं। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से वोल्स की जनसंख्या वुडलाउस की जनसंख्या पर निर्भर है। यदि उल्लुओं की जनसंख्या में कमी आ जाए तो यह अप्रत्यक्ष रूप से वुडलाउस की जनसंख्या को प्रभावित करेगा। और यदि पेड़ की छाल एक बीमारी से प्रभावित हो जाए तो वुडलाउस की जनसंख्या में कमी खरकशा की जनसंख्या को प्रभावित करेगी और उल्लू को अधिक वोल्स खाने के लिए प्रेरित करेंगी। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा पूर्व कथन जो है सत्य है। यहाँ पूछा गया कौन सा पूर्व कथन सत्य है, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा आपका। यदि उल्लू की जनसंख्या में कमी आ जाए तो यह अप्रत्यक्ष रूप से वुडलाउस की जनसंख्या को प्रभावित करेगा, नहीं। तीसरा और चौथा दोनों ही गलत हो जाते हैं। यदि पेड़ की जड़ों में कोई बीमारी हो जाए तो वोल्स और लोमड़ियाँ भूखे मर जाएंगे, वो जड़ों से ही खाते हैं, लेकिन उल्लू नहीं। और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से वोल्स की जनसंख्या वुडलाउस की जनसंख्या पर निर्भर है। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका सी, 1 तथा 2 दोनों। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, 1 तथा 2 दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुछ ग्रंथियां और उनसे संबंधित हार्मोन दिए गए हैं और सुमेलित करने का क्वेश्चन है। सभी लोग देखेंगे और सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। अग्नाशय से ग्लूकोजन हार्मोन स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से थायराइड के लिए आवश्यक है। अधिवृक्क जो है कोर्टिसोल से संबंधित है और वृक्क जो है यह विटामिन डी। तो इस प्रकार देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पत्ते के हरित लवक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? पत्ते के हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मैग्नीशियम। पत्ते के हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्ते का हरित लवक क्लोरोफिल अणु होता है। क्लोरोफिल रासायनिक रूप से टेट्रापायरोल आकार का होता है जिसमें Mg++ बीच में होता है, यानी मैग्नीशियम बीच में होता है। दोनों प्रकार के डीएनए आपस में जुड़े होते हैं। दोनों प्रकार के जो डीएनए हैं यह आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। दो प्रकार के डीएनए एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों प्रकार के आधारों पर बनते हैं। निम्नलिखित में से वस्तुओं के किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? वस्तुओं के किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं जो हैं शामिल हैं? तो 66वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
डी, गाय का गोबर, धान की भूसी और खराब सब्जियां। जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं गाय का गोबर, धान की भूसी और खराब सब्जियां। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं ऑप्शंस को। उनकी वापसी, पुनर्वास को बचाने, उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने, कर्मचारी पूरे जीवन के लिए एक प्राकृतिक मृत्यु के विपरीत जीवन बीमा कवर करने। तो महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा, देखिए कौन कौन से ठीक हैं। उनकी वापसी और पुनर्वास को बचाने, उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने। तो आंसर होगा बी, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी विकास कथन का उपयोग किया गया भारत की किस योजना में? समावेशी विकास जो है इस कथन का उपयोग भारत की किस योजना में किया गया? 68 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो आंसर होगा सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो शीर्षक था वो था समावेशी एवं सतत विकास, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पूछा गया समावेशी, जैसे पूछा गया था तो ये दोनों में ही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था समावेशी एवं सतत विकास, और 12वीं में पूछा गया तीव्र, अधिक समावेशी। यहाँ पे अधिक वर्ड यूज किया गया, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो समावेशी वर्ड जो है दोनों में ही यूज किया गया, तो आंसर हो जाएगा सी। 69 क्वेश्चन देखेंगे। शांति व्यवस्था और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांति व्यवस्था और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2013 में इस पुरस्कार के लिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को चुना गया था। बिल्कुल ठीक। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर होगा ए, केवल एक सत्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नॉमिनल कैपिटल से क्या आशय है? एक कंपनी की शेयर पूंजी की सर्वाधिक राशि। देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8) के अनुसार अधिकृत पूंजी या नॉमिनल पूंजी का अर्थ है ऐसी पूंजी जो एक कंपनी के ज्ञापन द्वारा अधिकृत कंपनी की शेयर पूंजी की सबसे अधिक राशि है। तो एक कंपनी की शेयर पूंजी की सर्वाधिक राशि नॉमिनल शेयर कहलाती है। भारत में निगम कर एक कंपनी की आय पर वसूल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम कर शामिल नहीं है? कौन सा एक जो है यह निगम कर में शामिल नहीं है? व्यवसाय से लाभ, पूंजी लाभ, प्रतिभूतियों पर ब्याज या संपत्तियों की विक्रय प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, संपत्तियों की विक्रय प्रक्रिया जो है यह निगम कर में शामिल नहीं है। भारत में निगम कर कंपनियों की कराधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्राप्त राशि कराधान के अधीन है। मतलब कौन कौन सी राशियाँ जो कराधान के अधीन होती हैं, निगम कर के अधीन आती हैं? व्यवसाय से लाभ, पूंजी लाभ, संपत्ति से आय और प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय। जो ब्याज होती हैं उससे जो आय होती है वो इसमें शामिल होती है, लेकिन विक्रय प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं होती। 72वां क्वेश्चन। भारत में कुल मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति का योगदान 1/3 से 2/5 तक है। खाद्य मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुओं का योगदान अधिक होता है, क्योंकि खाद्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि अधिक होती है और उनका भार भी अधिक होता है। उनका भार भी खाद्य उत्पादों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन उनका भार खाद्य उत्पादों की तुलना में कम होता है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत की प्रगति मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम दूरी की मारक क्षमता वाली एक ठोस ईंधन मिसाइल प्रणाली है। यह दिन और रात में किसी भी मौसम में प्रक्रियात्मक प्रक्षेपण की क्षमता रखती है। तो आंसर क्या होगा? दोनों ही ठीक हो जाएंगे। आंसर होगा सी।
भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 74 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारत के संगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में श्रमिकों की संख्या अधिक है। नहीं। असंगठित क्षेत्र में नौकरियों की सुरक्षा और कार्य नियमितता बेहतर होती है। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा और कार्य नियमितता बेहतर होती है। तो हम देखते हैं 74 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर होगा बी। 90% से अधिक कार्यशक्ति और लगभग 50% राष्ट्रीय उत्पादों को असंगठित क्षेत्र में रखा गया है। अधिक समानुपात में सामाजिक और अधिक रूप से वंचित जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में अपना योगदान देती है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और यह संत रामकृष्ण के चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस राजा का नाम जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। तो इस 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला राजा था नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह अपने साथ कोहिनूर हीरा 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाए गए तख्ते ताउस लूट कर ले गया था। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को किसने हराया? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष की दक्कन और दक्षिण भारत की अपनी शक्ति का विस्तार करने की महत्वाकांक्षाओं को दक्षिण भारत के महान चालुक्य सम्राट उत्तरी कर्नाटक में वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा समाप्त कर दिया गया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में करवाया गया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में सड़क ए आजम नाम से कराया गया था। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या लोकनेता भी कहते हैं। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे। उन्हें विशेष रूप से 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। आंसर क्या होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं? कौन सी जो हैं गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह ये गांधी जी की शिक्षाएं। उन्होंने धर्म के बारे में नहीं कहा। वो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को सद्भाव से देखते थे, आदर भाव से देखते थे। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। 1, 2 और 4। इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इनमें से कौन है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का दरगाह, मकबरा और मरियम महल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो भारत में दिल्ली के लाल किले में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो मोती मस्जिद जो है आगरा के किले और दिल्ली के किले में, और ये दोनों ही फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो आंसर होगा बी, मोती मस्जिद। कालानौर में अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र क्या थी? तो कालानौर में जब बैरम खान के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया तब अकबर की आयु 13 वर्ष थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY मंत्रालय में स्थानांतरित कर दी गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराता है, को 1 अप्रैल 2015 से श्रम मंत्रालय से स्थानांतरित करके स्वास्थ्य मंत्रालय में जोड़ दिया गया है। आंसर होगा बी। भारत में विश्व बैंक के व्यवसाय करने वाले राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भारत में विश्व बैंक के साथ व्यापार करने वाले राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वह शीर्ष पर है? तो आंसर होगा बी, गुजरात।
भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.243 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.2 करोड़ हो जाती है, 8.2% हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है? तो GSAT 6 देश का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है। यह 27 अगस्त 2015 को प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। किस दक्षिणी राज्य का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? किस दक्षिणी राज्य का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? तो 87 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किसका है? तो आंध्र प्रदेश। वैसे हम देखा जाए तो ये आंसर गुजरात होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया। पूछा गया दक्षिणी राज्य का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र, तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है। आप कृष्णा और अर्जुन से याद रख सकते हैं इसे, नागार्जुन कृष्णा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। सरदार षोडशी समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो जाती है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संसदीय समिति के पास केवल लोकसभा होते हैं? किस संसदीय समिति के पास केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ऐसे कह सकते हैं? तो आंसर होगा डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। इसका गठन उस समय के वित्त मंत्री यानी तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, और किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया जाता। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे संबद्ध है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है यह किससे संबंध है? तो आंसर होगा सी, CPI। आंसर क्या हो जाएगा 91 का? सी, CPI। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में इसकी स्थापना की गई, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। जवाहरलाल नेहरू और चोल इन लाई द्वारा पंचशील समझौता किस सन में किया गया? तो पंचशील समझौते पर नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चोल उन लाई द्वारा हस्ताक्षर किए गए, और ये किए गए 1954 में। आंसर हो जाएगा डी, 1954। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 93 प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं इसे। और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए। संविधान सभा का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और इसमें इनके समेत कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष के समेत इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा लीबिया, घाना और केन्या की राजधानी का सही क्रम है? लीबिया, घाना और केन्या की राजधानी का सही क्रम है। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली, घाना की राजधानी अंकारा और केन्या की राजधानी नैरोबी। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से बादलों का कौन सा प्रकार फूलगोभी के ढेर के सदृश आकार से संबद्ध है? बादलों का कौन सा प्रकार फूलगोभी के ढेर के समान दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा क्यूमुलस। आंसर क्या होगा? क्यूमुलस। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का चौराया भी कहा जाता है? किस देश को मध्य एशिया का चौराया भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान। जितने भी मध्य एशिया से जितने भी आक्रमणकारी भारत आए थे वो सभी अफगानिस्तान होकर ही भारत आए थे। तो मध्य एशिया का चौराया किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को।
गुलट्रम निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? गुलट्रम जो है किस देश की मुद्रा है? तो आंसर होगा ए, भूटान। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान घातक चोट का सामना किया और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है? तो साइमन गोबैक का नारा देने वाले व्यक्ति जो थे लाला लाजपत राय। आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन आंदोलन के दौरान ये घायल हो गए और फिर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके। 17 नवंबर को 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया था। आगरा का संस्थापक कौन है? आगरा का संस्थापक जो है, आगरा नगर किसने बसाया? तो आंसर होगा आपका सी, सिकंदर लोदी। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में से राजधानी बनाया। इसके बाद मुग़ल शासक आए और मुग़ल शासकों के समय में आगरा को प्रमुख वरीयता दी गई और राजधानी बना दिया गया, किंतु शाहजहाँ ने 1689 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद यानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। क्वेश्चन पूछा गया है आगरा का संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोदी। और कब स्थापना करी? तो 1504 में, और 1506 में इसने इसे अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, इस प्रकार की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।